Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 9 Science Chapter number 15 Life Processes in Living Organisms. So इसके एक्सरसाइज सोल्यूशन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मैच द पेज एंड एक्सप्लेन. तो सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम में कॉलम बी को मैचअप करना है. फर्स्ट का आंसर आएगा बी. तो जो ग्रोथ होती है पॉलन ट्यूब में टुवर्ड्स ओव्यूल वो कीमोट्रोपिक मोमेंट होती है. सेकेंड का आएगा सी ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम. जो शूट सिस्टम क्या होता है, जो स्टेम होती है ना जिसे हम प्लांट की स्टेम कहते हैं, वो ऊपर की तरफ जाती है. ऊपर क्या होता है, लाइट होता है. तो 2 का सी आएगा फोटोट्रॉफिक मूवमेंट. ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम जो रूट्स होती है वो अर्थ में जाती है ना, अंदर जाती है. तो इसका आंसर आएगा 3 का ए ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ है. ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर में यहाँ पर आएगा ई हाइड्रोट्रॉफिक मूवमेंट, की वो वाटर की तरफ प्लांट वहां पे क्या कर रहा है, जा रहा है. ग्रोथ वहां पे शो कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द पैराग्राफ. तो यहाँ पर पैराग्राफ है कंप्लीट करना है. यहाँ पर जो वर्ड्स थे जो जिसको हमने फिल करना था वो मैंने यहाँ पर फिल कर दिया. तो यही आंसर है इसका. द मिल्क वॉज ऑन द स्टोव. ठीक है, मिल्क हमने वो गर्म करने रखा था स्टोव पे. और रसिका एंग्रोस्ड वॉचिंग टीवी. थोड़ा सा वो बिजी हो गई टीवी देखने में, वॉचिंग टेलीविजन. फेवरेट शो आ रहा होगा उसका, who knows, है ना. शी स्मेल समथिंग बर्निंग. तो उसको समथिंग बर्निंग वाली फील आई. शी रैन टुवर्ड्स किचन और उसने देखा कि मिल्क बॉइलिंग ओवर, मिल्क बॉयल हो रहा है और वो एकदम बॉयल हो रहा है एकदम. तो उसे बंद करना था, पहले बंद कर देना चाहिए था, बट वो थोड़ी बिजी हो गई तो इट्स ओके. तो फिर उसने बंद किया गैस एंड वेसल को अपने बेयर हैंड से उसको टच कर लिया. एकदम हॉट गरम था वो. स्क्रीमिंग शी लेट इट गो एट वंस. दिस एक्टिविटी, तो पहले उसने टच किया जो हॉट ऑब्जेक्ट था, फिर उसने अचानक छोड़ा. तो यहाँ पर ये एक्टिविटी किसने कंट्रोल किया, नर्व सेल्स ने कंट्रोल किया. स्पेशल एंड्स होते हैं. अब ये जो नर्व सेल्स है इनकी एंडिंग्स होती है, स्पेशल एंड्स होती है जिसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं. इन दिस सेल्स कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है डेंड्राइट्स में. इससे ये ट्रांसफर होता है सेल बॉडी पर. तो डेंड्राइट्स में आया, फिर वो सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन गई. देन टुवर्ड्स द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन. तो फिर वो वहां पे पहले डेंड्राइट में आया इंफॉर्मेशन सेल बॉडी, देन एक्सॉन पे जो टर्मिनल एंड होती है नर्व की वहां पे गया. द केमिकल प्रोड्यूस एट द टर्मिनल, मतलब एक्सॉन पे जो केमिकल प्रोड्यूस होता है थ्रू माइन्यूट स्पेस, एक स्पेस होती है वहां पे, साइनेप्स कहते हैं, उसमें वहां पे प्रोड्यूस होता है. इन दिस वे इम्पल्स यानी कि जो मैसेज था वो कंडक्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया बॉडी में. एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. वॉज कंप्लीटेड बाय कंडक्टिंग नर्व इम्पल्सेस. कहां से कहां, नर्व से लेकर मसल सेल्स तक. ये क्या है, इम्पल्स, इंफॉर्मेशन ट्रैवलिंग हुई है. क्वेश्चन नंबर 3 राइट शॉर्ट नोट्स. हमें नोट्स लिखते हैं किस पे, रूट प्रेशर पे. रूट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल्स. तो रूट सेल्स होती है सॉइल में जो कांटेक्ट में होती है किसके साथ, वाटर एंड मिनरल्स के साथ. वाटर एंड मिनरल्स एंटर करते हैं रूट सेल्स में, रूट सरफेस में ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन. एज अ रिजल्ट द सेल बिकम टर्जिड. तो क्या होता है कि बाहर से सेल्स के अंदर क्या आती है, वाटर एंड मिनरल्स. तो जो सेल है वो टर्जिड हो जाता है. टर्जिड मतलब फूला हुआ हो जाता है सेल्स, क्योंकि उसमें वाटर मिनरल आया है. इसे कहते हैं रूट प्रेशर. तो कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है. जैसे कि ये रूट सेल है, ये वाटर एंड मिनरल बाहर है, ये अंदर आ जाते हैं इसमें और सेल बिकम टर्जिड, फूला हुआ हो जाता है ऐसे. तो ये कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस था, इसके वजह से ये अंदर आ गया. इससे अब ये खिंचाव महसूस हो रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर एक रूट ने प्रेशर लगाया जिससे ये अंदर आ गए. अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस प्रेशर वाटर एंड मिनरल्स रीच करते हैं जाइलम में. जो जाइलम आपको पता है कंडक्टिंग बॉडी होती है रूट्स में. And reduce this difference in concentration as they are continuously move forward. तो ये खिंचाव रहता है और जो वाटर एंड मिनरल्स हैं वो प्लांट में रूट से अपर की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं. ड्यू टू कॉन्टिन्यूस मूवमेंट वाटर कॉलम फॉर्म होता है, जिससे ये जाइलम है सपोज कर लो. इसमें क्या हो रहा है कि वाटर एंड मिनरल्स ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं और प्रेशर लग रहा है इन पे, कॉन्टिन्यूसली पुश्ड अहेड. This pressure is sufficient to lift up water in shrubs, small trees
एंड स्मॉल प्लांट्स में ये वाटर जाता है ऊपर एंड मिनरल्स, और यहाँ पर जो लीव्स होंगे ऑब्वियसली उनको ये वाटर मिलेगा। तो ये जैसे कि एक रूट का एक मैग्नीफाइड इमेज है कि वाटर एंड मिनरल्स, ये देखो ये रूट हैज है, यहाँ पर ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर रूट सेल्स में क्या हुआ कि वाटर मिनरल्स गया, ऐसे ही खिंचाव महसूस कर रहा है, ये कॉर्टेक्स का रीजन है। तो यहाँ पे वाटर ट्रैवल करके जाइलम में पहुंच गया और ये यहाँ पे ऊपर जाएगा और लीव्स तक ये पहुंच जाएगा। राइट नोट्स में सेकंड क्वेश्चन है ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। तो लीव्स में क्या होती है, स्टोमेटा होता है, जिससे जो वाटर है वो गैस की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में लीव से बाहर निकलता है। इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। टू सेल्स जिसे हम गार्ड सेल्स कहते हैं, वो गार्ड सेल्स देखते हैं कि ओपन करना है स्टोमेटा को या क्लोज करना है, कंट्रोल करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वाटर इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर बाय लीव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था वो इवेपोरेट हो गया गैस में एंड वो वाटर वेपर फिर रिलीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में बाय लीव्स। एज अ रिजल्ट वाटर क्या हो रहा है, जो एपिडर्मल एरिया होगा, क्योंकि वाटर बाहर लॉस हो रही है तो लीफ में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। तो इस वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कॉम्पनसेट करने के लिए कि यार लॉस हो गया है, बाहर चले गया है, तो कॉम्पनसेट भी तो करना पड़ेगा ना, कि वाटर तो चाहिए लीव्स को। तो वो जाइलम से आता है। रूट्स में देखा ना कि रूट प्रेशर लगाया, फिर वो वहां पे जाइलम में पहुंचा और ऊपर फिर वो लीव्स के पास गया। वाटर इज ब्रॉट अप टू लीव्स थ्रू जाइलम टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस वाटर। ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में एंड डिस्ट्रीब्यूट करता है सारे प्लांट पार्ट्स पे। तो ये एक डायग्राम है कि जो प्लांट है, जो लीव्स है, वो वाटर को लूज आउट कर रहे हैं। तो लीफ में देखो ये गार्ड सेल्स होते हैं, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये साइड में ये गार्ड सेल्स है जो ओपन या क्लोज करेंगे स्टोमेटो को। थर्ड यहाँ पर क्वेश्चन है नर्व सेल। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है विच कंडक्ट इम्पल्सेस, मतलब मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस इनसाइड बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो ये कंडक्शन करती हैं, मतलब जो इंफॉर्मेशन है वो एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट ऑफ द बॉडी लेकर जाती है। इस सेल्स को हम, स्पेशल सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स, जो बॉडी में होता है। न्यूरॉन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। नर्व सेल लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, ये लार्जेस्ट सेल है और इसकी जो लेंथ होती है ये मीटर्स में भी जा सकती है, फ्यू मीटर्स। नर्व सेल्स के पास एक एबिलिटी होती है टू जनरेट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्सेस, मतलब जो इंपल्सेस होते हैं जिसे हम मैसेज कहते हैं, वो जनरेट कर सकता है और वो उससे हेल्प भी करता है ट्रांसपोर्ट होने के लिए कि ये प्लेस से ये प्लेस में इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। द सेल्स दैट सपोज न्यूरॉन, जो नर्व सेल्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कुछ अदर सेल्स होते हैं और उनकी फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं, जिसे न्यूरोजलिया कहते हैं। और ये नर्व सेल्स और न्यूरोलॉजिकल सेल्स टुगेदर फॉर्म करते हैं नर्व्स को। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम एंड सेफली लोकेटेड है क्रेनियल कैविटी में। ऑब्वियसली ब्रेन जो है वो मेन कंट्रोलिंग पार्ट है नर्वस सिस्टम का। ब्रेन कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव लेयर्स, तो ब्रेन पे प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेन को, जिसे हम मेनिंजेस कहते हैं। कैविटी इज प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स, तो कैविटी एक जगह होती है ब्रेन में जिसे हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। और द लॉन्ग ट्यूबुलर कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है, ब्रेन से ये निकल के यहाँ पर जाती है नीचे। तो स्पाइनल कॉर्ड में ये सेंट्रल कैविटी होती है और इसमें एक फ्लूइड होता है, इसमें एक लिक्विड होता है जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और ये फ्लूइड, ये जो लिक्विड है या फ्लूइड है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं ब्रेन के लिए, कि ब्रेन को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और इससे और प्रोटेक्ट करता है शॉक से भी। ये जो ह्यूमन अडल्ट ह्यूमन का जो ब्रेन होगा वो कितना वेट करेगा, उसकी वेट कितनी होगी 1300 ग्राम्स टू 1400 ग्राम्स, और इसमें अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। जो लेफ्ट साइड है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ अवर बॉडी, एंड जो राइट साइड ऑफ अवर ब्रेन है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। इन एडिशन जो लेफ्ट साइड होता है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है हमारे स्पीच, कॉन्वर्सेशन को, राइटिंग को, लॉजिकल थिंकिंग को, वेयर एज राइट साइड कंट्रोल करता है आर्टिस्टिक एबिलिटीज।
नोट्स ऑन फिफ्थ है यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन, an immediate and involuntary response given to stimulus from the environment is called a reflex action. मतलब environment ने हमें एक stimulus दिया, कुछ change आ गया environment में जिसके लिए हमने कुछ response किया, वो हमने जानबूझ के नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली बॉडी ने इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं था रिस्पॉन्स, लेकिन बॉडी ने वो रिस्पॉन्स किया. समटाइम्स वी रिएक्ट टू एन इंसिडेंट विदाउट एनी थिंकिंग ऑन अ पार्ट ऑफ कंट्रोल ओवर द रिएक्शन. तो हम काफी बार सोचते नहीं है कुछ इंसिडेंट में और अपनी आप बॉडी वो रिस्पॉन्स करती है. दिस इज अ रिस्पॉन्स गिवन टू सर्टेन स्टिमुलस फ्रॉम द सराउंडिंग. तो सराउंडिंग में ऐसे कुछ चेंजेस स्टिमुलस आते हैं जिसकी वजह से बॉडी अपने आप रिस्पॉन्स करती है और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता. इन सच सिचुएशंस प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड इवन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ ब्रेन. तो काफी बार ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती और जो नर्व्स हैं और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ही ये प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ हैंड टचेज अ हॉट ऑब्जेक्ट, जो रिसेप्टिकल्स होती है स्किन में वो डिटेक्ट करती है कि हॉट ऑब्जेक्ट आ गया, चेंज आ गया, कुछ स्टिमुलस आ गया. तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वो सेंड करता है इंफॉर्मेशन की हॉट ऑब्जेक्ट के टच में हो गया. ये रिले न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है. द इम्पल्सेस आर देन सेंड टू, तो स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन कहाँ पे गई, मोटर न्यूरॉन्स पे जो मसल्स में कनेक्ट होता है और मसल्स ऑफ द हैंड को कंट्रैक्ट करता है एंड मूव अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट. स्पाइनल कॉर्ड सेंटर है कोऑर्डिनेशन का फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस. तो मेनली जो कोऑर्डिनेशन है रिफ्लेक्स एक्शन का वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है. तो काफी बार ब्रेन की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द हार्मोन्स ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फंक्शन हमें ईच बताने हैं. जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या हार्मोन्स रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ बोन्स, एंडोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ, कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ गोनाड्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्ट्स यूटेरस ड्यूरिंग पार्चुरेशन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ये रेगुलेट करता है वाटर लेवल बॉडी में. सेकेंड यहाँ पर है थायराइड जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दो हार्मोन रिलीज करता है. थायरॉक्सिन जो कंट्रोल करता है बॉडी की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ब्लड में. थर्ड यहाँ पे एड्रिनल है, एड्रिनल क्या करता है, दो हार्मोन रिलीज करता है, एक तो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन, ये हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है इमोशनल सिचुएशंस में. कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में एंड स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म. थाइमस यहाँ पर जो ग्लैंड है वो रिलीज करता है थाइमोसिन जो कंट्रोल करता है सेल्स जो गिव राइज करते हैं इम्यूनिटी, यानी कि जो सेल्स हमें बैक्टीरिया वायरस से बचाते हैं उन्हें ये कंट्रोल करता है कौन, थाइमोसिन हार्मोन. टेस्टिस क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ लाइक बियर्ड मस्टैच एंड होर्स वॉइस मैन में. ओवरी यहाँ पर क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है जो स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम. एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रिपेयर करता है एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन. क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम्स. तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हमें क्या करना है, उसकी फिगर ड्रॉ करनी है, डायग्राम है एंड उसकी लेबलिंग भी हमें करनी है. तो यहाँ पर मैंने डायग्राम शो किया हुआ है. तो दिस इज मेल, ये मेल है, यहाँ पर मेल पर्सन है एंड दिस इज यहाँ पे फीमेल पर्सन है. तो मोस्ट ऑफ द सेम ही होते हैं बट यहाँ पे एक डिफरेंस ये होता है कि मेल्स में टेस्टिस होता है एंड फीमेल्स में ओवरी होती है एंड बाकी सारे सिमिलर होते हैं कि जैसे एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस. सेकेंड है ह्यूमन ब्रेन. तो यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन आप देख सकते हैं कन्वोल्यूशंस होती है यहाँ पर सेरेब्रम में, कन्वोल्यूशंस पॉन्स, ये रीजन है पॉन्स, ये स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है, ये सेरेबेलम है और ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है.
थर्ड यहाँ पे नेफ्रॉन का डायग्राम है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है लूप ऑफ हेनले, ये ऐसे यू शेप की ट्यूब जो है ना, ये लूप ऑफ हेनले है एंड ये कॉर्टेक्स रीजन है, दिस इज मेडुला, ये जो अंदर लिक्विड है ये मेडुला रीजन है। ये किडनी का ही जूम करके डायग्राम बनाया हुआ है एंड इसका जूम करके डायग्राम ये यहाँ पर है कि ये बोमेंस कैप्सूल है, ये वाला बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाला, एंड दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है एंड ये जा रहा है यूरेटर पे। होते हैं यहाँ पर नर्व सेल, तो दिस इज नर्व सेल और यहाँ पर नर्व सेल का न्यूक्लियस है, जो ब्रांचेस होती हैं इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं एंड यहाँ पे ये एक्सॉन टर्मिनल है, ये माइलिन की शीट है, यहाँ पर ये श्वान सेल्स हैं, ये सेल बॉडी है एंड ये नोड ऑफ रैनवेयर है, ये जो बीच में है ये वाला, ये नोड ऑफ रैनवेयर है, तो दिस इज अ नर्व सेल। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है इंफीरियर वेना केवा, ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एंड दिस इज एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। रीनल आर्टरी है, ये भी ब्लड इसमें से पास ऑन होता है। रीनल वेन है, दिस इज किडनी ओवरऑल। ये देखो ये एब्डोमिनल आयोटा है, यूरेटर, ये ब्लैडर है, यूरेथ्रा, यूरिन पास होता है यूरेथ्रा से। इनर रीजन देखें, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, ये रीनल पेल्विस है। सो यू कैन पॉज एंड ड्रॉ द डायग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस एंड गिव द नेम्स एंड फंक्शन ऑफ सम हार्मोन्स। तो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि हमारे बॉडी में, ह्यूमंस में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके हेल्प से होता है, हार्मोन्स के हेल्प से। तो कुछ हार्मोन्स के एग्जांपल भी बताने हैं कि कौन से हार्मोन्स से और उनका फंक्शंस क्या है। इन ह्यूमंस केमिकल कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंस। देखो यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस आ गया क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन है जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं, उनकी हेल्प से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ह्यूमंस में। हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो सिक्रीट करती है हार्मोन्स को। मैंने डायग्राम दिखाया था मेल और फीमेल का। these glands are also called ductless gland। तो इनमें डक्ट नहीं होता। these glands do not have any arrangement of their own to either store or carry the secretions, so the hormones are directly released into the blood circulation। तो यहाँ पर अगर कोई ग्लैंड है, जैसे कि सपोज कर लो ये ग्लैंड है, इसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे ये हार्मोन स्टोर करके रखेगा या फिर कुछ डक्ट होगा, ऐसी कोई डक्ट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। ये अगर ये एक ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड है, ये डायरेक्टली सेक्रेशन ब्लड में डाल देगा। यहाँ पर ब्लड है, ब्लड से डायरेक्टली ये हार्मोन्स ट्रैवल करेंगे। दो द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन इन आवर बॉडी। तो हर एक जगह ग्लैंड नहीं प्रेजेंट है, एक कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर भी कुछ पर्टिकुलर लोकेशन पर ही प्रेजेंट है। दिस सेक्रेशन रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो कुछ ही जगह प्रेजेंट है लेकिन उनकी जो सिक्रीशंस है, हार्मोन्स जो है, वो पूरे हर एक पार्ट में बॉडी के जाते हैं क्योंकि ब्लड हर जगह जाता है बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स along with the nervous system are responsible for the control and coordination। तो एंडोक्राइन ग्लैंड साथ में नर्वस सिस्टम दोनों रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। दिस टू सिस्टम हेल्प ईच अदर टू कंट्रोल एंड इंटीग्रेट वेरियस एक्टिविटी। जैसे कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो रोल यहाँ पर प्ले किया जाता है। एक तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों हेल्प करते हैं ईच अदर को, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने के लिए इस चीज में जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है, अ मार्क्ड डिफरेंस बिटवीन टू सिस्टम्स इज दैट जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो फास्ट है बट शॉर्ट लिव्ड होती हैं, वेयरएज जो एक्शंस हैं हार्मोन्स के वो बहुत स्लो होते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो नर्व इम्पल्सेस यहाँ पर फास्ट हैं बट शॉर्ट लिव्ड है और जो हार्मोन्स है वो वेरी स्लो ट्रैवल करते हैं बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है उनका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
दैट हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड ओनली इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो हॉर्मोन्स निकलेंगे वो जितनी जरूरत है उतनी ही क्वांटिटी में निकले। कम जरूरत है कम सेक्रेट होना चाहिए सेल से, ज्यादा जरूरत है ज्यादा सेक्रेट होने चाहिए जो हमारे में बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं वहां से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंड देयर इज स्पेशल मैकेनिज्म व्हिच कंट्रोल दिस क्वांटिटी। तो एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है जो कंट्रोल करता है क्वांटिटी एंड टाइमिंग ऑफ हार्मोन सेक्रेशन की, कितना रिलीज करना है हार्मोन को एंड कब रिलीज करना है। एथ पॉइंट यहाँ पर ये है, फॉर एग्जाम्पल वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर कह लो या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है, जब ब्लड वेसल्स में, जैसे कि ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है, इसमें अगर जो ग्लूकोज है जिसे हम शुगर कह रहे, अगर इसका लेवल इंक्रीज हो जाए तो ये क्या करता है कि जैसे पैनक्रियाज में भी ये ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली जो हमारा ब्लड है वो हर एक ऑर्गन के पास जाता है। तो यहाँ पर पैनक्रियाज एक हमारे बॉडी में ऑर्गन होता है, तो ये गेट स्टिमुलेटेड, ये एक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है ये इंक्रीज हो चुका है, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। कैसे डिक्रीज होगा? यही एक इंसुलिन करके हार्मोन होता है, एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम इंसुलिन है। तो ये जो ग्लूकोज जो शुगर लेवल है इसको नॉर्मल पे ला देगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज का जो लेवल इंक्रीज हो गया है वो डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू दिस इंसुलिनिया। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड प्लांट्स का। तो ह्यूमंस का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और प्लांट्स का एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उससे हमें कंपेयर करना है, डिफरेंस बताने की क्या डिफरेंट होगा यहाँ पर। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ह्यूमंस में जैसे कि हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल जो बनता है वो हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, जिससे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प करता है ये वेस्ट रिमूवल को निकालने में फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्लांट्स में क्या होता है, देयर इज नो स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम या ऑर्गन, कोई ऑर्गन नहीं है जो एक्सक्रीशन करे। लाइक हमारे पास किडनीज होती है, प्लांट्स में किडनी नहीं होती। वेस्ट सब्सटेंसेस जनरली एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी, तो वेस्ट सब्सटेंसेस को बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से। बट यहाँ पर प्लांट्स में ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द वेस्ट मटेरियल स्टोर्ड होते हैं लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट में एंड बार्क ऑफ द स्टेम। ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीट करता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, बट प्लांट्स क्या एक्सट्रैक्ट जो प्लांट से निकलता है जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, ये गम होगा, रेजिन होगा और लेटेक्स होगा। ऑल्दो ये यूजफुल होता है ह्यूमंस के लिए, हमारे लिए ही। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स with the help of suitable examples. Plants do not have systems like nervous system or muscular system. तो जैसे humans में nervous system and muscular system होता है, plants में कोई ऐसा system exist नहीं करता। In plants, movements are mainly in the form of responses given to the stimuli. तो जो movement होता है plants में वो इसलिए होता है mainly क्योंकि कुछ response करना होता है plant को, क्योंकि जब उसे स्टिमुलाई मिलता है। स्टिमुलाई का मतलब ये है कोई एनवायरनमेंट में जब कुछ चेंज आता है तो प्लांट उसको लेकर रिस्पॉन्ड करता है, जिसके लिए वो मूवमेंट शो करता है। प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट्स एंड ग्रोथ इररेलेवेंट मूवमेंट्स। मूवमेंट और ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्ड टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलाई इज कॉल्ड ट्रोपोइज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। सो यहाँ पर क्या होगा कि जब प्लांट ग्रो करेगा किसी रिस्पॉन्स में, एक्सटर्नल स्टिमुलस जब प्लांट को दिया जाएगा और उसके रिस्पॉन्स में वो ग्रोथ शो करेगा, इसे हम कहेंगे ट्रोपोइज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रोथ रेलेवेंट एग्जाम्पल, यहाँ पर ग्रोथ रेलेवेंट मूवमेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या है? द शूट सिस्टम, जो शूट होता है यानी कि जो सीड होता है, यहाँ से जो स्टेम बनाएगा इसे हम कह रहे हैं शूट सिस्टम, जो बाद में जाकर ऐसे ब्रांचेस फॉर्म करेगा। दिस इज द शूट सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है, सनलाइट है, दिस इज द सनलाइट, ये इसको स्टिमुलाई कर रहा है एंड यहाँ पर जो प्लांट है इसे ग्रो अप करना है ड्यू टू सनलाइट हियर। तो ये स्टिमुलस है और प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है ऊपर जाकर, शूट सिस्टम ग्रो करेगा टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट यानी कि ऊपर सन की तरफ। This is called phototropic movement. The root system of plants, जो root system होता है यहाँ पर
प्लांट्स का, ये रूट है, पूरा ऐसे फैला हुआ होगा। तो दिस इज द रूट सिस्टम, ये टुवर्ड्स नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टिमुलस लाइक ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटी टुवर्ड्स अर्थ होगा, एंड वाटर, क्योंकि जो वाटर है ग्राउंड वाटर वो डीप अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर में ही होगा। तो प्लांट को ऑब्वियसली वाटर चाहिए टू ग्रो। These responses are called gravitropic moment and hydrotropic moment respectively. Next point यहाँ पर है moment shown by plant in response to specific chemicals. अगर कुछ केमिकल ही जैसे कोई केमिकल प्लांट के पास लेके जाए और वो उसके लिए रिस्पॉन्स करने लगे कुछ, तो इसे हम कहेंगे कीमोट्रॉपिक मोमेंट। ग्रोथ वहां पे शो करेगा, जैसे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। तो जैसे कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और यहाँ पर एग होता है, तो जैसे यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब है, ये ऐसे ग्रोथ शो करता है, अंदर जाता है और ये एग को फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ट्यूब है ये ग्रोथ शो करेगा टुवर्ड्स ओव्यूल यानी कि टुवर्ड्स एग। So this is a chemotropic moment. Some specific moments of the plants do not lead to plant growth. Such moments are called growth irrelevant moment as a response to changes in the surrounding. Plant hormones bring about moments in the plants. तो कुछ मोमेंट जिससे प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, ऐसे मोमेंट को ग्रोथ इररिलेवेंट मोमेंट्स कहते हैं। और लेकिन स्टिमुलाई मतलब एनवायरनमेंट में सराउंडिंग में चेंज हुआ है, प्लांट को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, इसलिए हार्मोन्स रिलीज होते हैं ताकि रिस्पॉन्स कर पाए प्लांट्स। तो इसका एग्जांपल्स हैं ग्रोथ इररिलेवेंट मोमेंट के एग्जांपल्स क्या हैं? क्लोजिंग ऑफ लीफलेट ऑफ टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्लांट ऑन टच। तो जैसे ही उसे टच करते हैं, एक्चुअली में उसका नाम टच मी नॉट है, बट इफ यू टच द टच मी नॉट प्लांट, वो अपने लीफलेट्स को क्लोज कर लेगा। जैसे उसके ये लीफलेट्स होंगे ये बंद हो जाएंगे ऐसे, और ये ऐसा हो जाएगा। इन द प्लांट कॉल्ड वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप में ऐसा होता है कि इंसेक्ट फ्लावर को विजिट करने आता है लाइक अ ट्रैप। द ट्रैप क्लोज अप, तो ये ट्रैप बंद हो जाएगा, एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द प्लांट। तो प्लांट ने एक्चुअली में इंसेक्ट को खा लिया, उसका वो फूड बन गया इंसेक्ट। प्लांट का फूड जो है वो इंसेक्ट बन गया। द लोटस फ्लावर ओपन्स ड्यूरिंग द डे टाइम व्हाइल द ट्यूबरस ओपन्स एट नाइट। तो लोटस ओपन होता है डे टाइम में, लेकिन जो ट्यूबरस फ्लावर है वो ओपन होता है नाइट में। मूनलाइट चाहिए उसे, मून चाहिए, ऑब्वियसली नाइट में मून होगा एंड सन की एब्सेंस होगी, दैट्स व्हाई अपोजिट शो करता है ये। In plants like touch me not plant, mimosa plant, movement also occurs at places other than where it is touch. अदर जगह पर भी मोमेंट शो करेगा जहां पर उसे टच किया गया है। Hence, we can infer the information about the touch must have been released within the plant from one place to another. Plant use electrochemical impulses for the transfer of information from one place to another. Plant cells change their shape by increasing or decreasing the water content and thereby bring about plant movements. Question number 7. Explain in your own words with suitable examples. सबसे पहला क्वेश्चन है what is mean by coordination? So let us answer. Several different organ system function in multicellular organisms by coordination. तो जैसे कि हम यहाँ पर humans जो है वो multicellular organisms हैं, multiple cells हैं हमारे पास, और हमारे पास different organ system है, जैसे digestive system है, respiratory system है, excretory system है। तो different organ system हमारे पास function करते हैं और ये coordination से होता है। coordination मतलब जैसे कि अगर कोई फंक्शन कर रहा है, सपोज कर लो कोई ऑर्गन है वो कोई फंक्शन कर रहा है, फंक्शन 1, ऑर्गन 1 कोई फंक्शन 1 कर रहा है और ऑर्गन 2 से वो लिंक्ड है, ऑर्गन 2 से वो फंक्शन लिंक्ड है और ऑर्गन 2 फंक्शन 2 कर रहा है। तो ऐसा होना चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कि ऑर्गन 1 पहले फंक्शन करेगा फिर ऑर्गन 2 करेगा, और ये
एक के बाद ऐसा होना चाहिए कि पहले ऑर्गन 1 करे फिर ऑर्गन 2 फंक्शन करे, एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए इन दोनों ऑर्गन्स का, ताकि वो प्रॉपर फिर बाद में कुछ फंक्शन, नेट फंक्शन, यहाँ पर नेट फंक्शन बॉडी कर पाए। सो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं मूवमेंट्स को, फंक्शंस को। Systemic regulation of different processes is called control, and bringing about these processes in proper sequence is called coordination। वही systemic regulation of different processes, यानी कि जो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट प्रोसेसेस करते हैं, डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और इन्हीं फंक्शंस को जब हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे फंक्शन 1 फंक्शन 2, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में जब हम करते हैं तो इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। If any activity, यानी activity मतलब function in the body to be completed successfully, proper coordination between different systems and organs participating at different steps। जैसे ये पहला स्टेप है, सपोज कर लो ये सेकेंड स्टेप है, तो डिफरेंट स्टेप्स पर ये प्रॉपर होना चाहिए कि पहले स्टेप 1 होगा, यानी कि ऑर्गन 1 फंक्शन करेगा फिर ऑर्गन 2 करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ऑर्गन 2 कर ले फिर ऑर्गन 1 फंक्शन अपनी करे, तो वहां पे गड़बड़ हो सकती है, वहां पे मिस्टेक हो सकती है, फिर जो बॉडी फंक्शन करेगी वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी बॉडी की। सो एक तो पहले ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है, हर एक ऑर्गन अपना अपना फंक्शन करता है, और प्रॉपर सीक्वेंस में होने चाहिए इनके फंक्शंस, एक्टिविटी। ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, देयर इज कंफ्यूजन एट एनी स्टेप, किसी भी स्टेप पे कंफ्यूजन हो जाएगी बॉडी की कि फंक्शन क्या करना है, द एक्टिविटी मे नॉट बी कंप्लीटेड, तो जो नेट फंक्शन है वहां पे गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे पूरा नेट फंक्शन कुछ नहीं हो पाएगा। देयर शुड बी नो रैंडमनेस एट एनी स्टेप, तो किसी भी स्टेप पे कोई रैंडमनेस नहीं होना चाहिए। मतलब ऑर्गन 1 है तो वो फंक्शन 1 करेगा, उसके बाद ऑर्गन 2 फंक्शन 2 करेगा, फिर ऑर्गन 3 फंक्शन 3 करेगा, ऐसे प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए काम। There should be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors like body temperature, water level, enzyme level और stimuli arising in surrounding environment। तो एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जो इंटरनल एक्टिविटीज है बॉडीज में, ताकि क्यों हमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37.5 डिग्री 37.5 डिग्री ये कांस्टेंट रहता है, ये काफी बार इंक्रीज हो जाता है फीवर के केस में, बट वो हर बार फीवर नहीं आता, कभी कभी फीवर आता है। तो नॉर्मली टेम्परेचर बॉडी का इतना कांस्टेंट रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए बॉडी को फंक्शन करना पड़ता है। हमारे बॉडी में कितना वाटर ही होता है मेनली, बहुत ज्यादा, उसको लेवल मेंटेन करने के लिए, एंजाइम्स के लेवल को मेंटेन करने के लिए बॉडी एक प्रॉपर फंक्शनिंग में कोऑर्डिनेट करती है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प टू मेंटेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जिसे हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस का मतलब है कि जो भी इंटरनल कंडीशन है बॉडी की वो कांस्टेंट रहेगी, जैसे बॉडी टेम्परेचर एंड एंजाइम लेवल एंड ऑल, नेसेसरी फॉर ऑप्टिमल एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज एक्सक्रीशन ऑकर इन ह्यूमन बींग्स? रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कैरिड आउट बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, ऑर्गन सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एक हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम है। जितने भी बॉडी में वेस्ट होती है उसको ये बाहर निकालता है बॉडी से। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनीज। पेयर मतलब दो, कहीं पे भी पेयर लिखा होगा उसका मतलब होता है दो, तो दो किडनी होती है। अ पेयर ऑफ यूरेटर, तो यहाँ पे बीन शेप ऐसी किडनी होती है, ये एक किडनी हो गई, ये किडनी हो गई, यहाँ से ये यूरेटर आता है, ये यूरेटर है। एक सपोज कर लो पाइप जैसी होती है जिसमें यूरिन पास ऑन होके आता है। एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होगा जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, और यहाँ पे यूरेथ्रा है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये यूरेथ्रा है जहाँ से यूरिन निकलेगा, एंड द यूरेथ्रा। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय किडनीज, तो किडनीज ने यूरिन फॉर्म किया बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में जितनी भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे, अनवांटेड चीजें, सब्सटेंस होंगे, वो फिल्टर कर लेगा। तो एक फिल्ट्रेट अपना अलग से ब्लड से अलग हो जाएगा,
और उसे हम बॉडी के बाहर फेंकते हैं। वाटरली होता है यूरिन मेनली। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म्स, तो किडनी में जो फंक्शनल यूनिट है जो परफॉर्म करता है बेसिक फंक्शन जो फिल्ट्रेशन की, ब्लड में से फिल्टर करना है अनवांटेड सब्सटेंसेस को, तो ये फिल्ट्रेशन कौन करता है? ये नेफ्रॉन करता है, जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का। द यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन किडनीज व्हेन यूरिया कंटेनिंग ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस ब्लड वहां से पास ऑन होता है, इट फिल्टर्स थ्रू कैपिलरीज एंड यूरिया एंड अदर सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड फ्रॉम इट। तो ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड यहाँ पे होता है, यहाँ पर ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल मतलब जिसमें से ब्लड ट्रैवल करता है। तो जैसे ये ग्लोमेरुलस है जिसमें ब्लड जा रहा है और यहाँ पे फिल्ट्रेट होगा, यहाँ पर फिल्टर होगा ब्लड, दिस गेट फिल्टर, ब्लड यहाँ से पास हो रहा है, जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है यहाँ पर क्या आएगा? अनवांटेड सब्सटेंस, और इसे बॉडी के बाहर फेंक देंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ बोमैन्स कैप्सूल। तो ये जो फिल्टर जहाँ पे हो रहा है ना, ये बोमैन कैप्सूल होता है यहाँ पे। इसे ही हम कहते हैं कि बोमैन कैप्सूल में जो फिल्टर होके ब्लड से फिल्टर होके जो भी चीज आएगा वो बोमैन कैप्सूल में आएगा। The solution accumulated in the cavity of the Bowman capsule passes through the tubular part of nephron. Here the molecules of and other substances are absorbed in the blood from the remaining solution which is full of waste materials. full waste material होता है इसमें। The urine is carried out by ureter, मैंने जैसे डायग्राम में बताया यूरेटर से और स्टोर होता है वो यूरिनरी ब्लैडर में। फिर आफ्टरवर्ड्स यूरिन जो है वो गिवन आउट मतलब बाहर देते हैं, उसे निकालते हैं यूरेथ्रा से। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर है, हाउ इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स। तो जो प्लांट में एक्सक्रीशन होगा यानी कि जो प्लांट से वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं बाय डिफ्यूजन विच इज यूजफुल टू ह्यूमंस। तो प्लांट्स यहाँ पर क्या करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू, लीफ से ऑक्सीजन आता है, तो ह्यूमन बींग्स उसका यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। सम वेस्ट मटेरियल्स प्लांट्स गिव करता है, जैसे कि गम निकलता है प्लांट से, वो प्लांट के लिए वेस्ट मटेरियल है बट हमारे लिए वो यूजफुल है। रेजिन, लेटेक्स ऑफ रबर, ये यूजफुल है ह्यूमंस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स हैव टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज, जाइलम जो कंडक्ट करता है वाटर को और फ्लोएम जो कंडक्ट करता है फूड को। तो जाइलम क्या लेके जाएगा? ट्रैवल करवाएगा वाटर को, और फ्लोएम से फूड ट्रैवल करता है। ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन वाटर इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। तो ट्रांसपिरेशन में आपको पता है कि लीफ से वाटर रिलीज होता है बाहर। एज अ रिजल्ट वाटर लेवल जो एपिडर्मल लेयर होगा, जैसे कि ये सपोज कर लो लीफ है और ये एपिडर्मल, ये जो बाहर की लेयर होती है इसे एपिडर्मल लेयर, इसमें सेल्स जो होंगे इनमें वाटर लॉस हो जाएगा क्योंकि वाटर तो हमने बाहर फेंक दिया, वेस्ट हो गया वो वाटर, लीफ में डिक्रीज हो जाएगा। वाटर इज ब्रॉट अप टू द प्लांट्स, तो प्लांट्स को वाटर चाहिए, जाइलम वाटर लेके आता है टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस्ट वाटर। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि ये जो वाटर जाइलम में आया है वो अल्टीमेटली रूट से आया है ना वाटर, their distribution to all parts of plant, whereas root pressure perform करता है important role in pushing the water up at night time. So root pressure यहाँ पर लगता है जिसके वजह से जो रूट है उसमें प्रेशर लग के जो वाटर जो रूट एरियाज में जो भी सॉइल में वाटर है वो पुश होके ऊपर जाता है क्योंकि लीव्स को और डिफरेंट पार्ट्स जो ऊपर है उनको वाटर की जरूरत है, जाइलम उसको लेके जाएगा। द फूड प्रोड्यूस बाय लीव्स, तो लीव्स ऊपर फूड बन रहा है वो ट्रांसपोर्ट होगा ईच सेल्स, जो रूट में भी सेल्स हैं या डिफरेंट सेल्स हैं, बाकी जो सेल्स हैं कौन लेके जाएगा? फ्लोएम उसे फूड लेके जाएगा। फ्लोएम जैसे कि ये सपोज कर लो ये फ्लोएम है, यहाँ पे जो भी फूड है सब्सटेंस है जो प्लांट ने प्रोड्यूस किया ये ट्रैवल करता है, ऐसे ये फ्लोएम है। When food material like
तो फूड मटेरियल जैसे कि सुक्रोज हो गया वो ट्रांसपोर्ट होता है टू अ पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम यूजिंग एटीपी। तो एटीपी यहाँ पर खर्च होती, एनर्जी लगती है। एटीपी मतलब एनर्जी लगेगा, फ्री में नहीं होगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो प्लांट यूज करता है एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। जैसे कि अगर कोई ट्रक है वो एक जगह से सामान दूसरी जगह लेके जा रहा है तो हमें फ्यूल उस पर खर्च करना होता है ना, फ्यूल खत्म हो जाता है, पेट्रोल चाहिए रहता है या डीजल, तो हम एनर्जी खर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी प्लांट को एनर्जी खर्च करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं एटीपी, तभी वो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है फूड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन दैट पार्ट डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट वाटर एंटर करता है सेल्स में बाय डिफ्यूजन एंड द प्रेशर ऑन द सेल वॉल इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन सेलुलर कंटेंट्स। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है जिसमें फूड है और ये सेल्स है, प्लांट के सेल है, ये प्लांट का सेल है और इसने क्या किया कि इसको फूड दे दिया, इसको फूड दे दिया तो सेल फूल जाएगा। मतलब इसमें जो सेल है, सेलुलर कंटेंट है उसमें इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फूड आ गया, सब्सटेंसेस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ गए। तो वाटर क्या करता है कि जहाँ पे वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होती है ना, कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे ज्यादा जो भी मॉलिक्यूल्स होती है वहां पर वाटर ज्यादा ट्रैवल करना चाहता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर फूड मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो वाटर यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना चाहेगा कि वाटर यहाँ से अपने आप वो जाता है, एनर्जी नहीं लगती उसमें। तो वाटर यहाँ पर करता है, एंटर करता है सेल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में एनर्जी नहीं लगती, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एनर्जी नहीं लगती डिफ्यूजन के लिए। ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर फूड इज पुश्ड इनटू द नेबरिंग सेल्स वेयर प्रेशर इज लो। दिस प्रोसेस हेल्प फ्लोएम टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल एज पर द नीड ऑफ द जो जितनी भी नीड होगी प्लांट को उस हिसाब से फूड यहाँ पर ट्रैवल हो जाएगा फ्लोएम से, एंड वाटर भी। डिड यू नो फैक्ट बताता हूँ एक, जो ह्यूमन ब्रेन है वो उसका जो वेट है वो सिर्फ बॉडी का 2% होता है ऑफ बॉडी वेट, बट यूज करता है 20% ऑफ बॉडी की टोटल एनर्जी। इतनी ज्यादा एनर्जी ब्रेन क्यों यूज करता है? क्योंकि जो न्यूरॉन्स हैं हमारे बॉडी में, न्यूरल सिस्टम में, नर्व सिस्टम में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर रहे होते हैं, उनको पावर की जरूरत होती है, तो इसलिए ब्रेन इतना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो ये एक रेफरेंस पैटर्न आपको बताना था कि बॉडी में वेट जो है वो बहुत कम है, उसकी अप्रॉक्स 2% है, बट एनर्जी 20% यूज कर रहा है, विच इज ह्यूज। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरी पसंद आई है सो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करना है इस पर्टिकुलर चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।